हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास में हम करेंगे रेस्टोरेशन एज। जैसा कि पहले लेक्चर में हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड कर चुके हैं रेस्टोरेशन एज का। आज हम राइटर से शुरुआत करते हैं। उसमें कुछ मैंने रेस्टोरेशन का मतलब बताया था। रेस्टोरेशन क्या मतलब, क्या होता है रेस्टोरेशन का मतलब? रिस्टोर। रिस्टोर किसका मतलब? कौन दोबारा से आए हैं? चार्ल्स सेकंड आए हैं और रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। ठीक है। और उसमें कुछ एक्ट्स आए थे हमारे। कन्वेंटिकल एक्ट था 1664 में, फिर हमारा कोऑपरेशन एक्ट था 1661 में, एंड देन 1662 में कॉरपोरेशन और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना। और फिर उनकी डेथ हो जाती है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आता है 1688 में। इस टाइप से चीज़ चलती है। पीस ऑफ रिजविक। तो ये हुआ हमारा रिवीजन। आज हम राइटर से स्टार्ट करते हैं। इस एज को हमने ये भी बोला था ना, एज ऑफ ड्राइडन ना। हाँ, एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है। और एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने बोला था? कमेंट करें। कल के लेक्चर में मैंने बताया था। आज आपको ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बताओ एज ऑफ प्रोज एंड रीजन सेट बाय। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। John Dryden. John Dryden was born in 1631 and died in 1700. He was a Puritan. वो क्या थे? प्यूरिटन थे। ठीक है, बाय बर्थ। लेकिन वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज कंफर्ट जोन, या फिर ऐसा बोल लो उस जो जैसे ही जो राजा आते थे उनके अकॉर्डिंग ये अपना रिलीजन चेंज करते रहते थे। जैसे इसके टाइम में भी, जैसे पहले सबसे पहले चार्ल्स सेकंड होते हैं। वो कौन होते हैं? चार्ल्स सेकंड प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ज हो जाता है, मतलब कन्वर्जन कर लेते हैं, अपना धर्म चेंज कर लेते हैं जॉन ड्राइडन। फिर आते हैं हमारे जेम्स सेकंड। वो कौन होते हैं? कैथोलिक। तो उनके अकॉर्डिंग ये कैथोलिक में कन्वर्ज हो जाते हैं, कन्वर्जन हो जाता है। एंड देन कम्स विलियम थर्ड, हु वाज ए प्रोटेस्टेंट। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अपना धर्म ट्रांसफर करते रहते हैं ये। ठीक है। लेकिन बाय बर्थ क्या थे? ये प्यूरिटन थे। ठीक है। तो देखते हैं ये इनके बारे में क्या बोला जाता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, प्ले राइट, हु इन 1668 वॉज अपॉइंटेड इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरिएट। 1668 में सबसे पहले पोइट लॉरिएट थे। और जो आज का होमवर्क है हमारा, आपको ना ये पोइट लॉरिएट की एक लिस्ट मिलेगी गूगल पर, वो निकाल लेनी है और उसको लर्न करना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पोइट लॉरिएट कौन थे? जॉन ड्राइडन। और कौन होते हैं ये पोइट लॉरिएट? मतलब हिंदी में बोले तो राजकवि। ठीक है। और उनके बाद आते हैं थॉमस शेडवेल। ठीक है। 1668 में जॉन ड्राइडन पोइट लॉरिएट बनते हैं। देन कम्स थॉमस शेडवेल। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोरियस जॉन बाय वाल्टर स्कॉट। ये हमारे रोमांटिक राइटर हैं। ठीक है। ग्लोरियस जॉन किसको बोला गया है? जॉन ड्राइडन को। और किसने बोला है? वाल्टर स्कॉट ने। ठीक है। अभी ये तो बात हुई उनकी, उनका उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की, क्या थे वो क्या नहीं, उनके बारे में क्या बोला गया है, किस रिलीजन से थे। अब बात करते हैं हम इनके वर्क्स की। ठीक है। ये तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ही ट्रांसफर्ड हिज एलिजेंस टू द न्यू गवर्नमेंट अलोंग विद एस्ट्रेलिया राइडक्स। ड्राइडन वेलकम द न्यू राइजिम विद टू मोर पैनेजेरिक टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, ए पैनेजेरिक ऑन हिज कोरोनेशन, टू माई लॉर्ड चांसलर। इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है? ये इनके वर्क हैं, एस्ट्रेलिया रिडक्स और टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, टू माई लॉर्ड चांसलर। ये सिर्फ टाइटल याद रखने हैं, इसमें डीपली नहीं जाना। एस्टेरिया रिडक्स का मतलब, एक मिनट, एस्टेरिया रिडक्स का मतलब होता है हैप्पी रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स, नहीं सॉरी, मतलब एस्टेरिया रिडक्स सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। और एस्टेरिया रिडक्स का मतलब है स्टार री एस्टेब्लिश्ड। स्टार री एस्टेब्लिश मतलब कौन स्टार री एस्टेब्लिश हुए हैं? जो स्टार किसके किन के बारे में बोला है ना? चार्ल्स सेकंड के बारे में बोला है। और री एस्टेब्लिश मतलब दोबारा से आ गए हैं। ठीक है। या तो इसका सबटाइटल लगा लो या फिर इसका मीनिंग लगा लो। एस्टेरिया रिडक्स स्टार री एस्टेब्लिश। ठीक है। और ये किसके बारे में बात करें? चार्ल्स सेकंड के बारे में। इट वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट। याद रखना,
इट वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट। यहाँ से और कुछ नहीं करना, अभी मैंने एस्टेरिया रिडक्स के बारे में बात की है। ठीक है, एक और वर्क है हीरोइक स्टेंजा, हीरोइक स्टेंजा इनका एक वर्क है। ठीक है, ये भी आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्क है। हीरोइक स्टेंजा में ये ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, और इट वॉज पब्लिश इन 1659। इट इज रिटन इन क्वार्ट्रेन, मतलब 4 लाइन स्टेंजा। क्वार्ट्रेन क्या होता है, QUATRAIN। हीरोइक स्टेंजा रिटन इन क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा होता है, जिसमें हमारे थॉमस ग्रे आएंगे। उनकी एक पोइम एलिजी है, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, वो भी क्वार्ट्रेन में लिखी गई है। तो हीरोइक स्टेंजा के बारे में क्या याद रखना है, ये किसके बारे में लिखी गई है, ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल के बारे में मैंने कल भी बताया था, जिनकी डेथ 1658 में होती है। ठीक है, और एस्टेरिया रेडक्स किसके बारे में है, हमारे चार्ल्स सेकंड के बारे में। देन आता है हमारा टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी, इसमें भी ये चार्ल्स सेकंड को ही प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये तीनों वर्क चार्ल्स सेकंड को प्रेज कर रहे हैं। और हीरोइक स्टेंजा टू कौन है, ये ओलिवर क्रोमवेल। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1662। ठीक है, रॉयल सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं 1662 में। और ये क्या है रॉयल सोसाइटी, इट वॉज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की इंप्रूवमेंट के लिए एक ग्रुप था। ठीक है, यहां से इतना ही। अब बात करती हूं मैं एनस मिराबली, एनस मिराबलीज। इसका मतलब है, एनस मिराबलीज का मतलब ईयर्स ऑफ मिरेकल्स, ईयर्स ऑफ मिरेकल्स। ठीक है, तो ये इसमें बस इतना ही याद रखना, एक तो ये क्वार्ट्रेन में लिखी गई है। पहली पोइम थी हीरोइक स्टेंजा जो क्वार्ट्रेन में लिखी गई है, दूसरी पोइम है एनस मिराबली और इसका मतलब है ईयर्स ऑफ मिरेकल। इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन एंड ग्रेट फायर ऑफ लंदन, मतलब लंदन में एक प्लेग आ जाता है 1665 में, उसके बारे में बताती है। और जो एक ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में, उसके बारे में बता रही है। और ये पोइम रिटन इन शार्लटन इन विल्टशायर, शार्लटन इन विल्टशायर, मतलब ये प्लेस का नाम है, वहाँ पे लिखी थी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंदन में उस टाइम ना प्लेग फैल जाता है। और जैसा कि अभी हुआ है ना हमारा कोरोना टाइम में, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीजन है वो रूरल कंट्री की तरफ मतलब उसकी तरफ ज़्यादा गए हैं, मतलब वहाँ पे सेटल हुए हैं, अपने शहरों को छोड़ के जो शहरों में जॉब कर रहे हैं तो गांव की तरफ आए हैं। तो ये भी इसी टाइप से वहाँ पे भी प्लेग फैल जाता है और ये यहाँ पे चले जाते हैं विल्टशायर में। और वहाँ पे एनस मिराबलीज इस पोइम के बारे में लिखते हैं, पोइम के बारे में मतलब पोइम लिखते हैं। और इट इज ही टॉक्स अबाउट इन दिस पोइम अबाउट फॉर चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड के बारे में भी है, चार्ल्स सेकंड के बारे में ही है ये भी पोइम। कौन सी हो गई चार्ल्स सेकंड के बारे में, एक तो ही एस्ट्रिया रिडक्स ऑन हिज सेक्रेड मैजेस्टी एनस मिराबली। ठीक है, और इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है, कौन सी है, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, एंड एक और रह गई इंपॉर्टेंट है 1667 में डिफीट ऑफ डच, DUTCH। ठीक है, डिफीट ऑफ डच। ये 3 इवेंट्स के बारे में इसमें बात करते हैं और चार्ल्स सेकंड को प्रेज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जॉन ड्राइडन की बात करूं और ड्रामेटिक पोएजी की बात ना करूं तो मतलब वो ठीक नहीं है, फिर इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करूं मैं ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। इट वॉज पब्लिश इन 1668 में, 1668 में पब्लिश होती है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। जैसे हमने एक उसमें एलिजाबेथन पीरियड में किया होगा, हमारे फिलिप सिडनी आते हैं और वो एक वर्क लिखते हैं अपोलॉजी फॉर पोइट्री, या फिर वो अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखते हैं डिफेंस ऑफ पोइजी। ठीक है, इट जो 1590s के आसपास लिखी जाती है, 1590s में, डिफेंस ऑफ पोइजी, उसी टाइप की पोइम है ये भी। ये है इसको इसका अदर टाइटल ये भी बोला जाता है डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ड्रामेटिक पोइट्री। पोइजी का मतलब क्या होता है, पोइट्री। जो हमारे फिलिप सिडनी है उनके वर्क का क्या नाम है, डिफेंस ऑफ पोइजी। ठीक है, या एपोलॉजी फॉर पोइट्री। और इनके वर्क का नाम है ऑफ ड्रामेटिक पोइजी या फिर
डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। ठीक है, इट इज़ रिटन इन डायलॉग फॉर्म। डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग फॉर्म कैसी होती है, मतलब बातचीत के तौर पर, जहाँ पे 2-3 आदमी इकट्ठे होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे 4 इंसान हैं, 4 करेक्टर्स हैं। कौन कौन है? यूजिनिस, क्राइटस, लिसिडस एंड नियंदर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो मैं इसको यहाँ पे बस हल्का सा बताऊंगी, जो बेसिक है। ठीक है, इसको हम अच्छे से करेंगे क्रिटिसिज्म में, जब मैं क्रिटिसिज्म का लेक्चर लूंगी ना, वहाँ पे अच्छे से करेंगे इसको। लेकिन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वो 4 करेक्टर के नाम याद रखने हैं और हर करेक्टर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे जो हमारे नियंदर है वो खुद जॉन ड्राइडन है। ठीक है, तो ये 4 करेक्टर हैं और किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजेनिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ल्स शेकविल को। क्राइटस रॉबर्ट होवर्ड को। लिसिडस चार्ल्स सिडले एंड ड्राइडन हिमसेल्फ इज नियंदर। नियंदर का मतलब क्या है? न्यू मैन। ये नेट में क्वेश्चन आया था एक बारी और ऐसे पूछा जाता है, इसमें लिसिडस कौन है, यूजिनिस कौन है, क्राइटस कौन है। ठीक है, इनको अच्छे से रट्टा लगा लेना इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी बात करती हूँ मैं इनके प्लेज। प्लेज कौन से हैं? इनका प्लेज है, सबसे पहले जो फर्स्ट प्ले आता है इनका, विल्ड गैलेंट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इसको ऐसे याद रखना, विल्ड गैलेंट रिटन बाय जॉन ड्राइडन। इट वॉज हिज फर्स्ट प्ले। ठीक है, उसका फर्स्ट प्ले होता है जो विल्ड गैलेंट होता है। इट इज़ ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर। मैंने कल करवाया था ना रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन एज की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर आल्सो कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी। ठीक है, तो ये विल्ड गैलेंट क्या है? एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है और इसके बारे में हमारे जॉन ड्राइडन खुद बोलते हैं, द फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेड इन ड्रामेटिक पोइट्री। ठीक है, ये खुद लिखते हैं इसके बारे में, याद कर लेना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बेन जॉनसन, और इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? बेन जॉनसन का एक प्ले होता है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, वहाँ से इसका सोर्स है, इंस्पिरेशन है। और ड्राइटन इन दिस पोइम, इन दिस प्ले ड्राइटन टॉक्ड अबाउट सर जॉन सकलिंग एंड कोटेड एंड पैराफ्रेज सकलिंग इन हिज प्ले। और इनकी जो कोटेशन है वो भी डालते हैं। तो विल्ड गैलेंट क्या है? एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ये कहाँ से इमिटेशन है? जो बेन जॉनसन का एक प्ले है, वहाँ की इमिटेशन है। और यहाँ पे जॉन सकलिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही, और फर्स्ट प्ले है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इनका एक अनदर प्ले आता है, मैरिज ए लामोड। मैरिज ए लामोड पब्लिश इन 1673। ठीक है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, ये भी एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ठीक है, और हाँ एक बात बताना भूल गई मैं, नोट डाउन करो, ड्रामेटिक पोएजी है ना जो इनका जो वर्क है 1668 में, ड्रामेटिक पोएजी, वो भी ड्यूरिंग प्लेग ईयर लिखी गई थी। जब प्लेग फैल गया था ना, उस टाइम लिखी गई है। जब एनएस मिराबली लिखते हैं वो, उसी टाइम ड्रामेटिक पोएजी लिखी गई है और उसी प्लेस पे लिखते हैं। मतलब वो जब विल्टशायर में रह रहे होते हैं ना, तो ये 2 वर्क लिखते हैं ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड एनएस मिराबली। ठीक है, मैं भूल गई थी बताना, तो नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं मैरिज ए लामोड। इट इज़ आल्सो ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। ठीक है, और इसमें 2 सॉन्ग्स की बात करते हैं, मतलब 2 सॉन्ग आते हैं इस प्ले में। उनका पहला है वाई शुड ए फुलिस मैरिज वो, एंड देन वाइल्स एल्सिस्ट ले प्रेस्ड। याद कर लेना इनको, ज़्यादा नहीं है, टाइटल याद रखना है, लेकिन ये 2 सॉन्ग आते हैं, उनको भी याद रख लेना। पहला सॉन्ग है वाई शुड ए फुलिस मैरिज वो, रिटन बाय या संग बाय रॉबर्ट स्मिथ। एंड दूसरा सॉन्ग है वाइल्स एल्सिस्ट ले प्रेस्ड बाय निकोलस स्टेगिंस। इन्होंने इसको गाया है। ठीक है, इनको याद कर लेना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क आता है उनका, वो आता है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव, इसका सबटाइटल है द वर्ल्ड वेल लोस्ट। सबटाइटल याद रखना, इसका पूछा जाता है। इट वॉज पब्लिश इन ये गलत है यहाँ पे, 1677, और ये एक हीरोइक ड्रामा है। सॉरी, क्या है ये? हीरोइक ड्रामा है, डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डैनबाई। याद रखना इसको, इट इज़ डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डैनबाई। हीरोइक ड्रामा है, तो ये ब्लैंक वर्स में है। ठीक है, क्या याद रखना है?
इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना सभी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ड्रामेटिक पोइजी के बाद। हीरोइक ड्रामा है रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ डेनबाय। और सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, पब्लिश इन 1677। और ये इमिटेशन है शेक्सपियर का एक वर्क आता है एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा। ठीक है, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा एक वर्क है शेक्सपियर का, उसकी इमिटेशन है। स्पेशली जो उसका लास्ट पार्ट होता है ना वो उठाया गया है यहाँ पे, उसके बारे में बताया गया है लास्ट में होता क्या है, और अपनी स्टोरी क्रिएट कर दिया ऑल फॉर लव। इसमें एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा दोनों लवर हैं। एंटोनियो की मैरिज हो चुकी है किसी और लेडी से, लेकिन ही फॉल्स इन लव विद क्लियोपाट्रा। और बाद में क्या होता है, कैसे इनको दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। ऐसी स्टोरी है, इसकी समरी पढ़ लेना, मस्ट रीड वर्क है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ सैटायरिकल वर्क हैं इनके। वो हैं मैकफ्लेक्नो, एब्सलम एंड अकिटोफेल, द मेडल। इनको ना हम कल अच्छे से डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये जॉन ड्रायडन बहुत ही मेजर राइटर हैं और इनका जो वर्क है सभी इंपॉर्टेंट है, और सबके बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी इसको। जो आज करवाया है उसको याद कर लेना, कल मैं ये वर्क अच्छे से डिस्कस करूंगी। मैकफ्लेक्नो, एब्सलम एंड अकिटोफेल, द मेडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है तीनों। और ये सेटायर है। ठीक है, ये थॉमस सेडवेल पे सेटायर है, मतलब थॉमस सेडवेल एक, हाँ थॉमस सेडवेल पे, उस पे ही है शायद, और मेडल भी उन पे ही है। और ये एब्सलम एंड अकिटोफेल ये एक थोड़ा पॉलिटिकल सेटायर है। ठीक है, इनको अच्छे से कल डिस्कस करते हैं। कुछ रिलीजियस पोइम लिखते हैं ये, रिलीजियो लाइसी, हिंद एंड द पैंथर, द हिंद एंड द पैंथर। रिलीजियो लाइसी का इंग्लिश मीनिंग है रिलीजन ऑफ लेमैन। ठीक है, और जो द हिंद एंड द पैंथर है ये कन्वर्जन पोइम है। ठीक है, बताया था ना वो अपना धर्म चेंज करते रहते हैं बार बार, तो ये उन्होंने अपने धर्म का जब चेंज करते हैं तो तब ये पोइम लिखते हैं, और वो रोमन कैथोलिक चर्च उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। जो हिंद क्या है यहाँ पे, रोमन कैथोलिक चर्च है, और पैंथर क्या है, जो क्रिश्चियन इंग्लिश चर्च है। ठीक है, उसके बारे में इनको अच्छे से कल करते हैं। तो आज की वीडियो मेरे कैसी लगी आपको, आज का मेरा लेक्चर, तो कमेंट करके मुझे बताना। मेरे लेक्चर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।